हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका बीसीई बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर सेकंड का वन शॉट होने वाला है। एंड आई होप आपने यूनिट नंबर वन देख ली होगी, जो मैंने अपलोड करी थी। बेसिक कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूनिट नंबर पहला था वो मैंने अपलोड कर दिया है। एंड अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सो प्लीज आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, बिकॉज 30 मिनट का वीडियो है। एंड अगर आप वो वीडियो कर लेते हो तो आपका यूनिट नंबर वन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। ये जो हमारा यूनिट है ये आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एंड इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस के बारे में है। तो मैं यहाँ पे देखो आपको क्लियरली बता देता हूँ कि हमें यहाँ पे दो पार्ट में पढ़ना। फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एंड सेकंड इज इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सो हमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में क्या पढ़ना है? एल्गोरिथम्स पढ़ना है, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्या है, कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज क्या है, प्रोग्राम डिजाइन क्या है, प्रोग्राम के पैराडिगम्स क्या है, एंड डबल ओपी के कॉन्सेप्ट क्या है, एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। नाउ सी प्लस प्लस वाले इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस में हमें कैरेक्टर सेट पढ़ना है, टोकन्स पढ़ना, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर, आउटपुट इनपुट ऑपरेशन, एरे एंड फंक्शन। ये सारी चीजें हमें यूनिट नंबर सेकंड में पढ़नी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ यूनिट नंबर सेकंड की वन शॉट वीडियो में। सो चलो वीडियो को एंजॉय करना एंड प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज जाके जल्दी जल्दी से देख लो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भैया अब हमारा एग्जाम है किस चीज़ का? बीसीई का। तो बीसीई का सेकंड यूनिट होने वाला है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट सेकंड किसके बारे में है भैया? इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स के बारे में। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग कैटेगरीज, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ आपके पीडीएफ के पास। 12 बज चुका है एंड आज आपका डेट कौन सा है? डेट देख लेते हैं। 1 मार्च लग चुका है। डेट कौन सा? एंड ये मॉर्निंग में आपको सुबह वीडियो मिल जाएगा एंड ये अभी रात को शूट हो रहा है, ठीक है। तो देखो भैया यूनिट नंबर सेकंड है आपका एंड ये यूनिट क्या है आपका? यूनिट इट्स इंट्रोडक्शन टू क्या? इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है? देखो एल्गोरिथम का मतलब देखो, हाँ नोट्स तुमको मिल जाएंगे। देखो अभी 12 बज रहा है तो मतलब मान के चलो ये 1:30 या 2 बजे तक तो मैं इसको पोस्ट करूँगा, सारी चीज़ें होंगी एंड शेड्यूल करूँगा, तो ये तब सुबह 9 AM पे आ पाएगा। फिर मैं सोऊंगा मतलब तो भाई मैं 12-1 बजे तक उठ पाऊंगा, तो 12-1 बजे तक नोट्स अपलोड हो जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। सो देखो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? तो एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? प्रोसीजर होता है। क्या होता है? प्रोसीजर होता है जो क्या करता है कि किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करेंगे हम इसकी सिंपल वर्ड्स की। तो देखो सिंपल वर्ड्स में अगर तुमको मैं बताऊं कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? तो एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व के लिए करने के लिए क्लियर और फाइनाइट स्टेप, ठीक है। तो मैं क्या? फाइनाइट स्टेप और क्लियर स्टेप, ठीक है। तो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया। अब देखो जैसे जैसे चाय बनाने के लिए स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वैसे ही प्रोग्राम बनाने के लिए भी स्टेप फॉलो करते होते हैं, ठीक है। तो हम उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम से बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। एंड अब एग्जाम से रिलेटेड एक डेफिनेशन बता देता हूँ। तो एल्गोरिथम क्या है? तो देखो एल्गोरिथम एक फाइनाइट और वेल प्रिपेयर्ड स्टेप्स का सीक्वेंस होता है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा। एंड नाउ अब देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं लेके आया हूँ कि आप लोग एग्जाम में लिखें तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलें, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो देखो एक अच्छा एल्गोरिथम में ये प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? तो पहले इनपुट मतलब जीरो या मोर देन इनपुट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो या मोर देन, तो मतलब जीरो या जीरो से ज़्यादा, ठीक है। आउटपुट कम से कम एक आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। और डिफाइनाइटनेस मतलब हर स्टेप क्लियर और अनएम्बिगुइशियस होना चाहिए, ठीक है। और फिर फाइनाइटनेस इट मीन्स
स्टेप स्टेप क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। मतलब देखो स्टेप जो है एक क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, ना कि इनफाइनाइट होने चाहिए। अब आता है इफेक्टिवनेस, इट मीन्स हर स्टेप सिंपल और एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। तो देखो जो इफेक्टिवनेस है वो भी बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हर स्टेप सिंपल और एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। अब आता है इंपॉर्टेंस क्या भैया एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम की इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोग्राम लिखने से पहले क्या होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए एंड एरर कम होते हैं, ठीक है। टाइम और मेमोरी इफिशिएंसी इंप्रूव होती है। क्या इंप्रूव होता है, हमारा जो टाइम होता है और मेमोरी होती है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करता है, सिंपल बनाता है। तो एल्गोरिथम क्या करता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको क्या करता है, सिंपल बनाता है। अब देखो, अब हमारा आता है एल्गोरिथम और प्रोग्राम में डिफरेंस। तो देखो जो एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम है यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। तो देखो अब समझो, एल्गोरिथम में क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप लॉजिक्स होता है एंड प्रोग्राम में क्या होता है, ये एक्चुअल कोड होता है, ठीक है। एल्गोरिथम में लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है। एल्गोरिथम में प्लानिंग स्टेज में बनता है, ठीक है, प्लानिंग स्टेज में बनता है, ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेज में प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्सिटीज एंड फ्लो चार्ट। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है एंड फ्लो, इनका फ्लो चार्ट देखना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है किसी एल्गोरिथम को रन होने में कितना टाइम और कितना मेमोरी मेमोरी लग रही है। तो वो हमारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और ये चेक करता है कि, ये क्या करता है कि ये चेक करता है, क्या करता है, चेक करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कितना इफिशिएंट है या नहीं इफिशिएंट, ठीक है। सो देखो कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट किसी एल्गोरिथम को रन होने या उसके मतलब रन होने में कितना टाइम लगा, कितनी मेमोरी लगी। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। एंड अब देखो सुनो, अब बात कर लेते हैं तुम्हारे किसकी, कि ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि प्रोग्राम एफिशिएंट है या नहीं है। अब देखो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, तो देखो वेरियस, यहाँ पर वेरियस टाइप के कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बताता है कि एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। तो देखो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो वो हमें क्या बताती है कि कोड को, मतलब ये कोड या एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। अब आता है टाइम को जनरली इनपुट साइज एन के टर्म में मेजर किया जाता है। जो हमारा टाइम होता है उसको जनरली एन इनपुट के टर्म में मेजर किया जाता है। एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ वन होता है वो कांस्टेंट टाइम होता है, ऑर्डर ऑफ एन हमारा लीनियर टाइम होता है, और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक टाइम होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक टाइम होता है। अब फिर दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि एल्गोरिथम कितनी मेमोरी यूज़ करेगा। मतलब जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कॉम्प्लेक्सिटी की, कितना टाइम यूज़ होगा, कितना मेमोरी होगा। तो देखो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता है, एंड जो हमारा स्पेस मतलब मेमोरी कितनी यूज़ करेगा वो आता है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि एल्गोरिथम कितनी मेमोरी यूज़ करेगा, मतलब जितना एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होगी उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तीन केसेस होते हैं, वह बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। तो एवरेज केस, बेस्ट केस देखो मतलब सबसे कम टाइम में, ठीक है। जो एवरेज केस होता है वो क्या, बेस्ट केस होता है वो क्या होता है, सबसे कम टाइम में, ठीक है। फिर आता है एवरेज केस, एवरेज केस मीन्स नॉर्मल कंडीशन टाइम में, कितना, नॉर्मल कंडीशन टाइम में, ठीक है। एंड फिर आता है आपका वर्स्ट केस, वर्स्ट केस क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम, वर्स्ट केस मतलब सबसे ज़्यादा टाइम में, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली वर्स्ट केस या डिस्कस करने के लिए किया जाता है, बट आप तीनों अच्छे से पढ़ना। अब शॉर्ट डेफिनेशन समझ लो, शॉर्ट डेफिनेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की इफिशियंसी को मेजर करती है, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की इफिशियंसी को मेजर करती है, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इंक्लूड होती है, ठीक है। अब आता है फ्लो चार्ट क्या होता है। तो देखो फ्लो चार्ट जो है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एल्गोरिथम के स्टेप्स को डायग्राम के फॉर्म में शो करता है। ये सिंबल का यूज़ करके एक प्रोग्राम का फ्लो बनाता है। क्या करता है, एक प्रोग्राम का फ्लो बनाता है, ठीक है। तो अब मैं तुमको बता दूं कि जो हमारा फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट इट मीन्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो किसी भी मतलब एल्गोरिथम या मतलब कोई भी आपका एल्गोरिथम है उसके स्टेप्स को डायग्राम के फॉर्म में क्या करता है, शो करता है। ये सिंबल्स का यूज करके प्रोग्राम को फॉलो करता है। अब देखो डेफिनेशन क्या, फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक, क्या है देखो फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को सिंबल के फॉर्म में, सिंबल के थ्रू क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कॉमन फ्लो चार्ट, तो देखो अगर तुम्हारा ओवल शेप है, ओवल शेप है, अरे मैं ओवल नहीं बना पा रहा है इस पे। तो देखो अगर तुम्हारा ओवल शेप है तो ओवल शेप का मतलब स्टार्ट और स्पेस, पैरेललोग्राम इट मीन्स इनपुट और आउटपुट, रेक्टेंगल मतलब प्रोसेस,
डायमंड मतलब डिसीजन एंड एरो मतलब फ्लो चार्ट। तो आई होप तुमको कॉमन फ्लो चार्ट के सिंबल समझ में आ गए। एंड अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज देखो एडवांटेज क्या है यहाँ पर, एडवांटेज है कि लॉजिक क्लियर होता है। क्या होता है? लॉजिक क्लियर होता है, इजी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड डिबगिंग इजी होती है, एंड कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्या होता है, बेटर होता है। अब देखो सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, स्टार्ट इनपुट ए बी और ये एंड डिस्प्ले रिजल्ट एंड स्टॉप। इस फ्लो चार्ट में सिंबल के थ्रू क्या किया गया, ड्रॉ किया गया है। किसके थ्रू ड्रॉ किया गया? सिंबल के थ्रू। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो देखो प्रोग्रामिंग क्या होती है ये बताओ। तो देखो प्रोग्रामिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। क्या होता है? देखो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्रामिंग है वो क्या होता है, क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, मतलब कंप्यूटर को क्या देना, इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो क्या परफॉर्म कर सके, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। कंप्यूटर डायरेक्टली ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता, इसलिए हमें क्या करना होता है कि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना। जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको अगर प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग उसको समझनी है या तो वो करनी है, तो उसका मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को क्या देना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देगा ना देना। और क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग में आता है आपका डेफिनेशन। तो ये समझो जो आपको एग्जाम में लिखनी है, तो एग्जाम में जो लिखोगे तो क्या लिखोगे कि प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं ताकि कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो देखो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं ताकि हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है। अब आता है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज। तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या होता है, कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या होता है, देखो जैसे यूट्यूब एक मीडियम है और मैं आपको आपको यूट्यूब के मीडियम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है, मतलब क्या, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर होगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले ही आती है आपकी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आता है आपका देयर आर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहला है आपका लो लेवल लैंग्वेज, मतलब मशीन के क्लोज होते ही क्या होती है, मशीन के क्लोज होते ही वही मतलब मशीन के क्लोज होते ही क्या हो जाता है कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, ह्यूमन रीडेबल होती हैं और इजी होती हैं। तो देखो सी प्लस प्लस और जावा और सी प्लस प्लस जावा ये तुम्हारी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आता है प्रोग्रामिंग प्रोसेस क्या है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब सबसे पहले समझो, तुम प्रॉब्लम को क्या करो, समझो, प्रॉब्लम समझ ली, उसके बाद एल्गोरिथम बनाओ, एल्गोरिथम बनाने के बाद फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाने के बाद तुम कोड लिखो और कंपाइल और एरर रन करो, फिर देन लास्ट में क्या करो, एरर को फिक्स करो और उनको डीबग करो। तो ये तुम्हारी क्या है, प्रोग्रामिंग की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। एरर क्या है, एरर देखो, एरर है प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स एरर। इट मीन्स आपने ग्रामर मिस्टेक की है, तो ग्रामर मिस्टेक करने का मतलब होता है कि आपने भैया क्या कर दिए, सिंटैक्स एरर है आपका, क्या है, सिंटैक्स एरर। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया, ठीक है। एंड नाउ अब मैं बताता हूँ आपको, सिंटैक्स एरर हो गया। एंड अब देखो लॉजिकल एरर क्या होता है। तो लॉजिकल एरर इट मीन्स तुम्हारा तुमने जो लॉजिकल एरर इट मीन्स तुमने लॉजिक थोड़ा सा गलत लगाया, ठीक है। अब आता है क्या, अब आता है तुम्हारा रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर मतलब प्रोग्राम रन टाइम पर एरर देता है। तो एरर कितने प्रकार के, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सो दीज आर द एरर इन प्रोग्रामिंग। अब आता है इंपॉर्टेंस क्या है प्रोग्रामिंग की। तो देखो प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंस है कि भैया हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ऑटोमेशन में यूज़ होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होता है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ होता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग इन इन
फोर फोर क्राइटेरिया लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होना, ऑटोमेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अब आता है आपका कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरीज। तो मैंने आपको बताया कि लो लेवल, हाई लेवल। अब इनको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उनकी वर्किंग और लेवल के बेसिस पे क्या किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आता है एक एक पहला नंबर का है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब ये लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर के क्लोज होती है। देखो, जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो क्या होती हैं, ये ये लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर के क्लोज होती हैं और कंप्यूटर इनको डायरेक्टली समझ सकता है, इसलिए इसलिए इजीली ट्रांसलेट हो जाते हैं। बिकॉज ये इसलिए ट्रांसलेट हो जाते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर के क्लोज होती हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर डायरेक्टली क्या करता है, समझ जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारा इजीली ट्रांसलेट कर लेता है। अब टाइप ऑफ लो लेवल, तो पहला आता है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज तो समझते ही हो सब लोग। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है और फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। तो देखो, तुमको पता है कि हमारा जो कोड कंप्यूटर है वो सिर्फ जीरो और वन वन को समझता है, बाइनरी फॉर्म में ही ट्रांसलेशन होता है। तो देखो, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो क्या करती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, फास्ट एग्जीक्यूशन करती है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है और मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं मशीन लैंग्वेज के बाद अब असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, मेमोनिक के कोड्स यूज़ करती है, जैसे एडीडी एंड सब। मशीन लैंग्वेज से इजी होता है और ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें असेंबलर होता है और मशीन डिपेंडेंट होती है। तो ये तुम्हारा हो गया लो लेवल लैंग्वेज। इसमें दो चीज़ें हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जिसमें। अब आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखो, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। सो देखो, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि ये ह्यूमन रीडेबल होती हैं। क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल होती हैं और ये इजी होती हैं, ठीक। क्या होती हैं, ह्यूमन रीडेबल होती हैं और इजी होती हैं, ठीक है। अब तुम समझो, ये प्रोग्राम के लिए क्या होती है, कॉन्वीनियंट होती हैं। तो देखो, एग्जांपल क्या है तुम्हारे, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। तो इनके फीचर्स देखो, तुमको मैं फीचर दिखाता हूँ। ये इंग्लिश लाइक सिंटैक्स होता है, इजी टू लर्न होता है और मशीन डिपेंडेंट होती है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, ठीक है। अब नाउ मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ जो थर्ड है वो है हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो देखो, कुछ कुछ लैंग्वेज लो और हाई लेवल दोनों फीचर्स को कंबाइन करती है। तो देखो, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज जो है हमारी, वो कुछ जो लैंग्वेज हैं वो लो लेवल में भी आती हैं एंड हाई लेवल में भी आती हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज लो लेवल में भी आती है एंड हाई लेवल में भी आती है। तो देखो, इसीलिए सी को मिडिल मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट डिफरेंस, मैं बता देता हूँ आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन के क्लोज होती है। क्या होती है, मशीन के क्लोज होती है। एंड जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है। आई होप क्लियर होगा। लो लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा फास्ट और डिफिकल्ट होती है एंड जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इजी बट थोड़ा स्लो होती है। लो लेवल मशीन डिपेंडेंट होती है और हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट होती है। एग्जांपल, ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे सी लैंग्वेज और जावा। अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, प्रोग्राम डिज़ाइन। तो देखो, मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दूं कि अपन ने कितना कवर कर लिया है। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो ये देखो, हमने इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, कॉम्प्लेक्सिटी, फ्लो चार्ट, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कैटेगरीज एंड थोड़ा सा जूम आउट। हाँ, तो अब हमने देखो इतना पढ़ लिया। एंड नाउ हमें क्या नेक्स्ट पढ़ना है। तो देखो, हमने क्या पढ़ लिया, मैं पूरा टिक कर देता हूँ। एंड एक मिनट। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन पढ़ना। तो हमने इतना टॉपिक्स आपके पढ़ लिए हैं। हाईलाइट कर दो भाई इसको, हाँ हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन। तो प्रोग्राम डिज़ाइन क्या होता है। तो देखो, प्रोग्राम डिज़ाइन का मतलब होता है प्रोग्राम लिखने से पहले प्लानिंग करना, स्ट्रक्चर डिसाइड करना। तो देखो, प्रोग्राम डिज़ाइन तो सभी तो समझते होंगे कि किसी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले क्या करना, प्लानिंग करनी होती है ना। और प्रोग्राम डिज़ाइन क्या होता है, तो प्रोग्राम डिज़ाइन मतलब प्रोग्राम लिखने से पहले प्लानिंग करना और स्ट्रक्चर डिसाइड करना। सीधा कोडिंग स्टार्ट करना गलत होता है, पहले प्रॉब्लम समझनी होती है, फिर सॉल्यूशन प्लान करना चाहिए। ये जो प्रोसेस होता है यही हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम डिज़ाइन कहलाता है।
डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन क्या है कि प्रोग्राम डिज़ाइन एक प्रोसेस है जिसमें हम कोडिंग से पहले प्रॉब्लम्स का एनालिसिस और प्लानिंग और लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ताकि एफिशिएंट प्रोग्राम डेवलप किया जा सके। देखो भाई, तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रॉब्लम को समझनी पड़ेगी, फिर उसका मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड उसके बाद तुम फिर प्रॉब्लम को समझोगे, प्रॉब्लम का एनालिसिस करने के बाद फिर प्लानिंग करोगे, फिर उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को तैयार करोगे, देन फिर तुम कहीं जाके एक एफिशिएंट प्रोग्राम को लिख पाओगे। तो यही हमारा डेफिनेशन होता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन। तो सबसे पहला प्रोग्राम डिज़ाइन का स्टेप्स क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम का एनालिसिस करो, मतलब प्रॉब्लम को क्लियर समझो, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम अंडरस्टैंड करो। तो ये किस में आ जाता है, प्रोग्राम एनालिसिस में आ जाता है। नेक्स्ट आता है एल्गोरिथम डिज़ाइन। तो एल्गोरिथम डिज़ाइन इज़ अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल सॉल्यूशन। तो देखो, जैसे तुमको चाय का एल्गोरिथम लिखूँ, तो मैं चाय का एल्गोरिथम लिखूँ, चाय एल्गोरिथम। तो चाय का एल्गोरिथम क्या, सबसे पहले तुम बर्तन लोगे, बर्तन बर्तन लेने के बाद गैस गैस ऑन करोगे, गैस जलाओगे, देन फिर तुम बर्तन को रखोगे, देन बर्तन रखने के बाद पानी डालोगे, पानी पानी के बाद चाय पत्ती, चाय पत्ती के बाद शक्कर, शक्कर के बाद अदरक, अदरक के बाद मिल्क, फिर कहीं तुम्हारी जाके चाय तैयार हो जाएगी। तो दिस इज अ प्रोसीजर और एल्गोरिथम। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट डिज़ाइन क्या होता है। तो देखो, एल्गोरिथम को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट डायग्राम। कोडिंग क्या होता है, तो कोडिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअल कोड लिखना। तो एक्चुअल कोड क्या होता है, अब जैसे यही जो मैंने एल्गोरिथम लिखा है, इसको मैं कोड के फॉर्म में लिख दूँ तो ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें मतलब एक्चुअल कोड लिखना ही इसमें होता है, ठीक है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग मतलब प्रोग्राम को चेक करना और एरर को फिक्स करना किस पार्ट पे होता है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग में। तो देखो स्टेप्स यहाँ, प्रोग्राम डिज़ाइन के प्रॉब्लम को एनालिसिस करो, ए, उसके बाद एल्गोरिथम को डिज़ाइन करो, फ्लो चार्ट डिज़ाइन करो, कोडिंग करो एंड टेस्टिंग करो, टेस्टिंग एंड डिबगिंग करो। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन। तो देखो, कोडिंग ईजी हो जाती है इससे, ठीक है, एंड एरर कम होते हैं, टाइम सेव होता है और प्रोग्राम एफिशिएंट बनता है एंड मेंटेनेंस भी इजी होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब क्या होता है गुड प्रोग्राम डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक। तो गुड प्रोग्राम डिज़ाइन में क्या होना चाहिए, क्लियर लॉजिक होना चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए मेमोरी का, एंड एरर हैंडलिंग होनी चाहिए। तो अगर तुम्हारे प्रोग्राम में 5 चीज़ें हैं, क्या है, सिंपल लॉजिक है तुम्हारा, सिंपल लॉजिक के बाद क्लियर लॉजिक के बाद सिंपल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, एफिशिएंट यूज़ हुआ मेमोरी का, और एरर हैंडलिंग, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट्स अ गुड प्रोग्राम डिज़ाइन। अब आता है प्रोग्राम पैराडिगम्स। तो पैराडिगम्स मैं बता दूं, पैराडिगम्स का मतलब होता है प्रोग्राम लिखने का स्टाइल या अप्रोच। तो प्रोग्राम पैराडिगम इट मीन्स पैराडिगम्स मतलब प्रोग्राम लिखने का अप्रोच या स्टाइल, ठीक है। डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस होती हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो देखो, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ की जाती है। अब देखो, मेन मेन प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स क्या है। सबसे पहला आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसमें प्रोग्राम को फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो होती है। क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप फंक्शनल फॉलो होते हैं, किसमें, एग्जाम्पल लैंग्वेज क्या है, सी। तो देखो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को इसमें प्रोग्राम को फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना, किस में लिखा जाता है, फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा सी लैंग्वेज, ठीक है। ये जो इसमें जो सी लैंग्वेज में है, इसमें क्या फीचर्स होते हैं, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, एंड डेटा और फंक्शन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। टॉप डाउन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में डेटा और फंक्शन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखो, दो प्रोग्रामिंग होते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड इसमें डिफरेंस आता है। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। इसमें प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, एंड इसके एग्जांपल है हमारे सी++ और जावा। तो ये हमारे हमारे एग्जांपल हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट और क्लास है, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं, डेटा और फंक्शन एक यूनिट में कंबाइन होते हैं। जो हमारे डेटा और फंक्शन होते हैं वो एक यूनिट में कंबाइन होते हैं, एंड ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए पॉसिबल होता है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट आता है अपना फंक्शनल
फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है? इसमें जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम फंक्शन पर बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे प्रोग्राम है, इसमें जो फंक्शनल प्रोग्राम है वो किस में बेस्ड होते हैं? फंक्शन जो होते हैं, इसमें फंक्शन जो होते हैं वो तो किस पे बेस्ड होते हैं? इसमें प्रोग्राम फंक्शन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। और डेटा चेंज नहीं होता है, पर पूरा डेटा चेंज नहीं होता, पूरे फंक्शन का यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है पाइथन, पार्सली और हास्कल्स, ठीक है। अब आता है लॉजिकल प्रोग्रामिंग। तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्या है? तो देखो, इसमें रूल्स और फैक्ट के बेसिस पर प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। प्रोलॉग ये एग्जांपल है, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्सेप्ट ऑफ ओडब्ल्यूपी। ओडब्ल्यूपी इट मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ओओपी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? जैसे क्लास। तो क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट या देखो, जो क्लास है ये ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है जिससे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास क्लास का इंस्टेंस है जो मेमोरी में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। अब आता है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? कि ये डेटा और फंक्शन को एक यूनिट में कंबाइन करता है और डेटा को सिक्योर करता है। तो देखो, एक कैप्सूल समझो, ठीक है। तो ये कैप्सूल है, एंड इसमें क्या है? तुम्हारा एक साइड क्या है? तुम्हारा डेटा है, एंड एक साइड तुम्हारा फंक्शन है। तो ये क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? डेटा और फंक्शन को एक यूनिट में कंबाइन करना और डेटा को सिक्योर रखना, ये इनकैप्सुलेशन है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिटेल को क्या करना? इम्पॉर्टेंट डिटेल को क्या करना? सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिटेल शो करना, अननेसेसरी डिटेल हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस जो होता है, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और फंक्शन को इनहेरिट करती है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं आपके सिलेबस से। तो देखो भाई, ये जो तुम्हारा इनहेरिटेंस वाला टॉपिक है ना, ये थर्ड यूनिट पे भी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने यूनिट नंबर थर्ड में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो जिसको इनहेरिटेंस अच्छे से समझना हो तो प्लीज़ ये वाली वीडियो जब आके देख लेना, एंड तुमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ना अब हम अपने टॉपिक्स पे ही चलते हैं। तो देखो, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन को क्या करती है? इनहेरिट करती है। इनहेरिटेंस 5 प्रकार का होता है। सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखो, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हायरार्किकल और हाइब्रिड। एंड इनको मैंने अच्छे से समझाया प्रीवियस वीडियो पे, यूनिट नंबर थर्ड में, सो जाके चेकआउट करें, ठीक है। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक ही फंक्शन का मल्टीपल फॉर्म में बिहेव करना, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म में देखो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम और रन टाइम के बाद डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है। ये सारे पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं, एंड इसको मैंने भी अच्छे से पढ़ा है, किसमें? यूनिट नंबर थर्ड में। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ओडब्ल्यूपी। तो ओडब्ल्यूपी के एडवांटेज क्या है? तो देखो, कोड रियूजबिलिटी है भैया, आता है सबसे पहले, एंड सिक्योरिटी आता है, इजी मेंटेनेंस होता है, एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं किसकी? अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होते हैं? इसको पॉप बोला जाता है, पीओपी। तो जो पीओपी है, इस अप्रोच में प्रोग्राम्स को फंक्शन के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। किसके थ्रू? मतलब जो हमारे जो हमारी पीओपी प्रोग्रामिंग है, उसमें क्या होता है कि हम प्रोग्राम को फंक्शन या प्रोसीजर के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, किया जाता है। एंड फोकस कहाँ किया जाता है? फोकस मेनली फंक्शन और लॉजिक पर होता है, डेटा सेकेंडरी होता है। देखो, जो हमारा डेटा होता है, ये डेटा हमारी सेकंड प्रायोरिटी होता है, बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मेन फोकस कहाँ पे होता है? फंक्शन और लॉजिक्स पर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम इस अप्रोच में क्या होता है कि हम इस अप्रोच में प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट, जो हमारा प्रोग्राम है उसको ऑब्जेक्ट और क्लासेस के थ्रू क्या करते हैं? डिज़ाइन किया जाता है, और यहाँ पर मेन फोकस डेटा और ऑब्जेक्ट पर होता है। जैसे आपका एग्जांपल है सी और सी प्लस प्लस। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, एंड ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है, सो प्लीज़ कर लेना। तो देखो, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पीओपी किस पे बेस्ड होता है? प्रोसीजर पर बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ओ डबल ओ पी ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, ये बॉटम अप अप्रोच होती है। एंड पीओपी डेटा और फंक्शन को सेपरेट करता है, एंड ये
डेटा और फंक्शन एक यूनिट में होते हैं। यहाँ पे डेटा लेस सिक्योर होता है, यहाँ पर डेटा सिक्योर होता है क्योंकि इनकैप्सुलेशन यूज़ होता है। रीयूजेबिलिटी कम होती है और यहाँ पर रीयूजेबिलिटी ज़्यादा होती है। रियल वर्ल्ड में मॉडलिंग डिफ़िकल्ट है एंड रियल वर्ल्ड में मॉडलिंग ईजी है। इसका एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग है, इसका सी प्लस प्लस एंड जावा। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड डबल ओपी। तो देखो कुछ की डिफरेंस है, समझ लो कि जो पीओपी है, पीओपी में प्रोग्राम स्टेप्स पर फोकस करता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो किस पे फोकस करता है, स्टेप्स पर। लेकिन डबल ओपी में प्रोग्राम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। किस में फोकस करता है, रियल वर्ल्ड पे। पीओपी में डेटा ओपनली एक्सेसिबल होता है। देखो जो हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो ओपनली एक्सेसिबल होता है। बट जो हमारा ओ डबल पी है, इसमें डेटा हाइड किया जाता है। किसके थ्रू, डेटा हाइडिंग के थ्रू। तो आई होप ये तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो देखो अब हमारा सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। मतलब कहाँ तक पढ़ा दिया मैंने, प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ओ डबल पी एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। एंड अब यहाँ से होता है आपका इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। बताओ कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, टोकन क्या होता है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी, प्रोग्राम से स्ट्रक्चर क्या है, डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। तो अब हम ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, किसमें, इस वाले फेज में। ठीक है, तो सबसे पहले समझो इंट्रोडक्शन होता क्या। तो इंट्रोडक्शन इट मीन्स सबसे पहले समझना है हमें इंट्रोडक्शन है क्या भाई। तो इंट्रोडक्शन समझेंगे तो इंट्रोडक्शन क्या है, कि इंट्रोडक्शन में हम कुछ नहीं बोल सकते, कि जो इंट्रोडक्शन ये है कि सी प्लस प्लस जो है हमारा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सी का एक्सटेंशन। देखो जो हमारा सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस। एंड ये एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका यूज़ हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, गेम्स, एप्लीकेशन और एम्बेडेड सिस्टम में करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना तो तुमको क्लियर हो गया होगा। अब आता है पहला नंबर, कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट क्या होता है, तो देखो कैरेक्टर सेट वो वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं जो सी प्लस प्लस में यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, देखो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, छोटे वाले ए से जेड तक और बड़े वाले ए से जेड तक। डिजिट्स यूज़ होते हैं 0 से लेकर 9 तक। सिंबल यूज़ होते हैं, प्लस यूज़ होता है, माइनस यूज़ होता है, मल्टीपल, डिवाइड, सेमी करली ब्रेसेस और कोलन एटसेट्रा, ये सब यूज़ होते हैं। वाइट स्पेस यूज़ होता है, मतलब स्पेस यूज़ होता है, टैब यूज़ होता है एंड न्यू लाइन यूज़ होता है। तो कैरेक्टर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आता है टोकन। तो देखो टोकन क्या होता है, टोकन क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है। देखो जो प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन कहलाता है, टोकन बोलते हैं। तो देखो टोकन, टाइप ऑफ टोकन, तो जैसे टाइप कीवर्ड्स आ गया, तो कीवर्ड क्या है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया एंड आपका इफ हो गया एंड वाइल हो गया। ये क्या है, तुम्हारे कीवर्ड्स क्या हैं। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम। तो अगर कोई वेरिएबल नेम है तो तुम्हारा क्या है, ये आइडेंटिफायर है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, तो भैया कांस्टेंट तो सब समझते हैं, जैसे 10 वैल्यू हो गई, 3.14 हो गई, ये क्या है, कांस्टेंट है। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं हमारे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। और स्पेशल सिंबल क्या है, स्टार, करली ब्रेसेस और सेमीकोलन। ठीक है, अब आता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी। एसोसिएबिलिटी क्या होती है, अब मेरे को बहुत पता है कि बहुत से लोग जज करेंगे, मैं एसोसिएटिविटी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं तो कौन कौन से ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होंगे, ये प्रेसिडेंस करता है। तो देखो प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, कि जब एक एक्सप्रेशन में क्या होगा, मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंस डिसाइड करता है। एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस एडिशन से हाई हाई होता है। तो देखो अपन को प्रेसिडेंस समझाया गया कि सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, तो ऐसे ही इसमें होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस हाई होगा तो एडिशन एडिशन से हाई होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आता है एसोसिएबिलिटी। तो एसोसिएटिविटी मतलब जब इसमें क्या होता है, जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स होते हैं। देखो यहाँ पे जब सेम प्रेसिडेंट मतलब इनटू और इनटू है, ठीक है, तो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर होते हैं तो एग्जीक्यूशन डायरेक्शन देता है, क्या देता है, तो एग्जीक्यूशन हमारा क्या देता है, डायरेक्शन देता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। उसकी एसोसिएटिविटी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, सेम
सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे सी प्लस प्लस का, तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर में, ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है हेडर पार्ट, जिसमें आता है तुम्हारा हैशटैग इंक्लूड करके है, ठीक है। आईओ स्ट्रीम ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एंड फिर तुम्हारा मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के बाद डिक्लेरेशन सेक्शन आता है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आता है, एंड रिटर्न टाइप आता है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है। अब भैया समझो डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। तो डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल किस टाइप का है या कौन कौन सा डेटा स्टोर करेगा। तो देखो डेटा टाइप जो है तुम्हारे कितने हैं, तीन तरह के मैंने डेटा लिए हैं। तो पहले सबसे पहले लिए हैं बेसिक डेटा टाइप, ड्राइव डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम बेसिक डेटा टाइप देखेंगे। तो इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल हो गया, एंड बूलन हो गया। तो दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स। तो फर्स्ट इज इंट, मतलब इंटीजर, एंड इंटीजर वैल्यू आपको पता है, ठीक है। फ्लोट पता है, कैरेक्टर मतलब A to Z, डबल वैल्यू पता है, एंड बूलन पता है। बूलन मीन्स ट्रू और फॉल्स, बूलन में दो आते हैं, ठीक है। अब आता है ड्राइव्ड डेटा टाइप। तो ड्राइव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, एरे के बाद फंक्शन एंड पॉइंटर। तो ये क्या है, तुम्हारे ड्राइव डेटा टाइप्स हैं। एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, तुम्हारी क्लास होती है, स्ट्रक्चर होता है, और इनम होता है। तो दीज आर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो आई होप तुमको डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। एंड नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्या आता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। तो देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला क्या होता है, नेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, नेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। देखो स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है इसमें, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो भाई अंडरस्कोर तो सब समझते होंगे, इंस्टाग्राम पे सभी लोग अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसमें कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। और स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं, जैसे तुम्हारा एस्ट्रिक हो गया, नॉट हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, ये सब चीज़ यूज़ नहीं करते, स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं करते किसको छोड़ के, ठीक है। ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है, ऑपरेटर जो होता है वो परफॉर्मेंस, मतलब ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो ठीक है। और इसमें टाइप क्या है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक आता है। तो अर्थमेटिक में आता है प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और फिर आता है रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। लॉजिकल में आता है डबल एंड, और ये वाला और है, ठीक है। ये डबल और ये एंड। फिर आता है असाइनमेंट, मतलब इक्वल टू, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में डबल प्लस और डिक्रीमेंट में डबल माइनस। एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन ऑपरेटर, देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो जो एक वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। तो देखो जो एक्सप्रेशन है, तो देखो ये हमारे ऑपरेंड है। ऑपरेंड इट मीन्स ए ऑपरेंड है एंड ऑपरेटर प्लस है एंड बी हमारा ऑपरेंड है। तो ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। अब आता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होती है जो सेमी कॉलन से एंड होती है। तो देखो क्या होता है, जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होता है जो किससे बंद होता है, सेमी कॉलन से, एंड ये सेमी कॉलन का साइन है। जैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट या इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। अब आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग और जंप स्टेटमेंट। तो तीन तरह के क्या यूज़ किए जाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो देखो इसमें इफ़ का यूज़ किया जाता है, मतलब इफ़ कंडीशन यूज़ की जाती है, इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ की जाती है, एंड स्विच कंडीशन यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर लूप की यूज़ किए जाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ठीक है। फिर आता है देखो फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, फॉर इंट ए इज इक्वल्स टू आई, मतलब आई बराबर है कितना, 10, और आई बराबर मान लो 10 एंड सेमी कॉलन, आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 15 और आई प्लस प्लस, ठीक है।
यहाँ से करली ब्रेसेस ऑन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे तुम अपना कोड लिख डू व्हाइल और डू व्हाइल, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा जंप स्टेटमेंट, इट मीन्स ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे, ये हो गया तुम्हारा कंट्रोल स्टेटमेंट। अब आता है जो नेक्स्ट फंक्शन, तो नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और एरे फंक्शन। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं, तो इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट का मतलब होता है इनपुट, इन इसका मतलब क्या होता है, आई और ओ का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट से डेटा यूज़र से, मतलब जो इनपुट जो होता है, इनपुट डेटा यूज़र से लिया जाता है और आउटपुट रिजल्ट या स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो इनपुट हम किससे लेंगे, यूज़र से लेंगे, एंड जो हमारा आउटपुट होगा वो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो जो इनपुट इनपुट होता है, सी प्लस प्लस में इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सी इन यूज़ किया जाता है, मतलब सी इनपुट। तो सी इन यूज़ किया जाता है एंड यूज़र कीबोर्ड से वैल्यू एंटर होती है। तो जो हमारे यूज़र को कीबोर्ड होता है उससे वैल्यू ली जाती है। आउटपुट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आउटपुट के लिए सी आउट यूज़ किया जाता है। तो सी आउट इट मीन्स सी आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए सी आउटपुट यूज़ होता है, सी आउट यूज़ होता है। ये स्क्रीन पर क्या दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। तो देखो इनपुट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो सी इन इनपुट के लिए होता है, सी आउट किसके लिए होता है, सी आउटपुट आउटपुट के लिए होता है। एंड जो लेस देन है, ये इंसर्शन ऑपरेटर होते हैं, और ग्रेटर देन ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। अब आता है एरे। एरे का इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन देखो। तो एरे क्या होता है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट के एक ही नाम के अंडर स्टोर किया जाता है। तो देखो जैसे मान लो कि जैसे अगर हमें स्टोर करना है, जैसे सपोज मान लो ये हमारा एक एरे है एंड एरे में स्टोर करना, तो मान लो कि अगर हमने एरे मतलब इंटीजर हमने स्टोर किए, तो हम इंटीजर ही स्टोर कर पाएंगे, इंटीजर से कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मतलब ये सेम टाइप के ही मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करेगा, बट डिफरेंट टाइप की नहीं करता। एंड इसमें पहले से इसका मतलब डिफाइन करना पड़ता है कि एरे का साइज ये है। तो देखो ये मेमोरी में कंटिन्यूअस लोकेशन पर स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होता है। तो एरे एक कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट का, जो सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। फीचर क्या है, सेम डेटा टाइप होता है, फिक्स्ड साइज होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। टाइप क्या है, तो देखो एरे के दो टाइप है, पहला है 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। इसका एडवांटेज क्या है, तो देखो डेटा मैनेजमेंट इजी हो जाता है, लूप के थ्रू एक्सेस होता है, लूप के थ्रू होगा तो एक्सेस इजी होगा, और मेमोरी को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक। अब आता है तुम्हारा फंक्शन। तो देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। क्या होता है, फंक्शन जो होता है ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है एंड कोड को रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज बनाता है। तो देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और प्रोग्राम को मॉडुलर बनाता है, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, तो देखो लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करो तो एग्जांपल स्क्वेड और स्टारलेन, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन प्रोग्राम खुद बनाता है, प्रोग्रामर जो होता है वो क्या बनाता है, खुद बनाता है। एंड फंक्शन के पार्ट क्या होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन सेल। एंड एडवांटेज क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, इजी डीबगिंग एंड प्रोग्राम मॉडुलर बनाता है एंड मेंटेनेंस इसमें इजी होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा यूनिट नंबर सेकंड भी खत्म होता है। आई होप आपने वीडियो देखा एंड आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं यूनिट नंबर थर्ड के साथ, जो कि आपका क्या होने वाला, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में होने वाला, ओओपी इन सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में होने वाला। तो चलो वीडियो को खत्म करते हैं एंड मिलते हैं यूनिट नंबर थर्ड में। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।